बोले शुरू हो गया है तो हाँ आप लिखा था हो गया। मित्रों नमस्कार, मैं अरविंद श्रीवास्तव आईआईटी रुड़की में कृषि मौसम परियोजना वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। अभी आज आप लोगों के साथ अगले 30-40 मिनट तक चर्चा करेंगे लाइव फेसबुक लाइव के माध्यम से। मित्रों, जैसा कि हम सभी विदित हैं, इस समय देश और दुनिया कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रही है और आज हम लाइव हैं, इसका भी एक निहितार्थ है, अन्यथा हम आप आमने सामने होते। लेकिन लॉकडाउन की परिस्थितियों में, लॉकडाउन के अनुपालन के लिए हम लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन का अनुपालन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों को बहुत ज़्यादा सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। सुमित जी नमस्ते। सुमित जी श्रावस्ती से जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइव चर्चा में। आप इस समय साथ में हैं और स्वागत है सुमित जी। मित्रों, ये जो हमारा कोविड-19 है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, तो कोरोना वायरस जो इस समय जिसका दौर गुजर रहा है, इससे पहले कब महामारी आई थी? देखिए, महामारी तो कई आई, लेकिन इसके पहले जो वैश्विक महामारी इतने बड़े स्तर पर जो कोविड है, इस लिहाज से जो महामारी आई थी, ये 1918 में एक H1N1 वायरस था। उस समय जैसे अभी कोविड है, वैसे H1N1 वायरस था और उस वायरस के कारण एक फ्लू था जिसे स्पेनिश फ्लू के नाम से भी जाना जाता था। उस समय वो बहुत बड़ी महामारी थी। मित्रों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा। आलोक जी नमस्ते। आलोक जी देखिए शोध छात्र हैं नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में, कृषि मौसम विज्ञान विषय के शोधार्थी हैं, लाइव चर्चा से जुड़ गए हैं। आलोक जी बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका। तो आपको मैं ये बता रहा था कि आश्चर्य इसलिए होगा कि उस समय जो H1N1 फ्लू की बीमारी आई हुई थी, वैश्विक महामारी थी, उसमें हमारे देश से 10 से 20 मिलियन लोगों की कैजुअलिटी हुई थी। अब आप जरा कल्पना करिए, 10 से 20 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। मतलब 1 से 2 करोड़ लोग जो है काल के गाल में समा गए थे। और उस समय की परिस्थितियां अलग थी। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, 1918 की बात है, और वो जो महामारी थी वो करीब 3 साल तक चली थी, 36 महीने। जनवरी 1918 में शुरू हुई महामारी और दिसंबर 1920 में खत्म हुई थी, और ये 2020 चल रहा है। उसके लगभग 100 वर्षों के बाद इतनी बड़ी महामारी का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। तो ये कोई महामारी नई बात नहीं है, लेकिन तब की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में फर्क ये है कि तब हमारे संचार माध्यम, हमारे मीडिया के स्रोत जो है उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए हमको उनकी भयावहता के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती थी। कैजुअलिटी कितनी हुई, जांच क्या हुआ, क्या कैसे है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं मिल पाती थी और उस समय हम लोग ज़्यादा नुकसान उठाते थे। अब तकनीकी का दौर चल रहा है और उसका फ़ायदा ये मिल रहा है कि देखिए, आज हम क्रीड़ा भारती के जिस पेज से आपके साथ लाइव चर्चा में जुड़े हुए हैं, ये उस तकनीक का कमाल है और हमारे ऐसे संगठनों की जिजीविषा का कमाल है जिनके मन में ये है कि दुनिया भले ही आज ठहर गई हो, लेकिन हम युवा अपनी जिम्मेदारी से ठहर कर घर में बैठ नहीं सकते हैं। हम घर में तो बैठेंगे लेकिन चुप नहीं बैठ सकते हैं, और उसका तरीका खोज निकाला तकनीक के जरिए। तमाम ऐसे संगठनों ने, जिसमें विद्यार्थी परिषद एबीवीपी अपना चला रहा है, एग्रीविजन चला रहा है, और क्रीड़ा भारती के माध्यम से आज हम आपके सामने लाइव चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, क्रीड़ा भारती भी युवाओं का एक ऐसा समूह है जो ग्रामीण परिवेश में और जो हमारे स्वदेशी खेल हैं, अपने देश हैं और अपने गांव में बहुत से ऐसे खेल हैं जो गांव और मिट्टी में हमारे
पाए जाते हैं। तो उन खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा मंच है जो अपनी गतिविधियां संचालित करता आ रहा है। हमें जहाँ तक जानकारी है, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और तब से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहा है। और उसी क्रम में क्रीड़ा भारती ने ये बीड़ा उठाया है कि अपने प्रदेश के और अपने क्षेत्र के, अपने देश के युवाओं को हम कुछ न कुछ ऐसी जानकारी देंगे जिससे इस लॉकडाउन पीरियड में उनके समय का सदुपयोग हो, ज्ञान में वृद्धि हो, वो अपने को कैसे फिट रखें। और इस दौर में उन्होंने कई लाइव टेलीकास्ट पूर्व में भी आयोजित किए हैं। अभी कल मैं शाम के 7 बजे लाइव देख रहा था। हमारे मित्र हैं डॉक्टर कुलवीर सिंह जी, अध्यापक हैं और विद्यार्थी परिषद में एक लंबे समय तक हम लोगों ने अवध प्रांत में कार्य किया है। और उनका मैं सुन रहा था कल, उन्होंने युवाओं की भूमिका, कोविड महामारी के दौर में युवाओं की भूमिका विषय पर बहुत ही अच्छा वक्तव्य अपना दिया, चर्चा किया। कल लोग उनके साथ जुड़े थे, मैं भी जुड़ा था। तो उसी कड़ी में आज मौसम, कोविड-19 की परिस्थितियों के मद्देनजर मौसम अनुकूल दिनचर्या, ऐसा विषय आज दिया गया है। क्योंकि आशीष कश्यप जी हमारे मित्र हैं और विद्यार्थी परिषद में एक लंबे समय तक अवध प्रांत में हम लोग साथ में काम किए हैं, तो इस नाते आशीष जी का आग्रह था कि एक मौसम वैज्ञानिक होने के नाते आप मौसम से जुड़ी हुई जो हमारी दिनचर्या है, जिससे हम एक अच्छी दिनचर्या, जो आदर्श दिनचर्या कह सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को, जो हमारे इस पेज के माध्यम से और हमारी क्रीड़ा भारती ग्रुप के लोग हैं जो इस हमको सुनेंगे, उनके बारे में कुछ कहा जाए। क्योंकि इस समय मित्रों व्यस्तता का दौर है, अभी हमारे एग्रीविजन पेज पर भी कुछ न कुछ गतिविधियां चल रही हैं और मैं राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में भी सदस्य जैसा दायित्व का निर्वहन करना पड़ रहा है और उत्तरांचल प्रांत में भी मुझे प्रांत प्रमुख के दायित्व का निर्वहन करना है। तो इन सब परिस्थितियों के मद्देनज़र मेरा उत्तरांचल का एग्रीविजन पेज चल रहा है और नेशनल पेज भी चल रहा है और तमाम हमारे अवध प्रांत के भी एग्रीविजन पेज चल रहे हैं। तो इन सब परिस्थितियों में व्यस्तता है और वैसे भी मौसम के नाते हम लोग अपनी जिम्मेदारी अपने आवास से, जो हमारा सरकारी आवास है आईटी में, उसके माध्यम से संचालित कर रहे हैं। ये भी एक आवश्यक सेवा है मौसम की, चूँकि इस समय आप लोगों को पता है हमारे किसान भाई रबी फसलों की कटाई और मड़ाई के कार्य में व्यस्त हैं। ऐसे में उन्हें पल पल की जानकारी देना हमारा कर्तव्य बनता है। और एक मौसम वैज्ञानिक होने के नाते मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज 25 तारीख है और कल 26, तो 26 तारीख की शाम तक उत्तर भारत में, और मैं जहां तक बात कर रहा हूं अपने अवध प्रांत में भी, कुछ बूंदाबांदी की परिस्थितियां बन रही हैं। 26 की शाम से लेकर 27, 28 और 29 की सुबह तक साफ हो जाएगा, लेकिन 3 दिन के लिए बन रही हैं। और इस दौर में आंधी की संभावना भी बन रही है, गरज चमक भी आएगी। कहने का मतलब ये है कि हमारे किसान भाइयों को भी इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो जब आशीष जी ने मुझसे आग्रह किया कि इस विषय पर कुछ दिनचर्या कैसी हो, इस विषय पर चर्चा हो जाए, तो और समय होता तो शायद मैं उस समय चर्चा के लिए तैयार ना हो पाता। लेकिन कोविड-19 की परिस्थितियों में हम ये समझ गए हैं कि जो हमारे युवा लोग इंटरनेट की दुनिया में और गूगल को ज़्यादा अपना महत्व देते थे, वो अब ये समझ गए हैं कि हमें आध्यात्मिक और ऐसी गतिविधियों को भी हमें अपने साथ रखना होगा जो हमें एक अच्छे जीवनचर्या की तरफ प्रेरित कर सकें। मित्रों, आप लोगों को पता है कि ये एक वैज्ञानिक युग चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और देखिए, अभी हमारे साथ डॉक्टर सतीश शास्त्री जी जुड़ गए हैं इस चर्चा से। आपका कमेंट आया है और वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर सतीश शास्त्री जी बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। आप वैसे पेशे से तो प्रवक्ता हैं, हिंदी के प्रवक्ता हैं, राजकीय भोगपुर इंटर कॉलेज में हैं, और आप लक्सर के पास एक गांव है अलावलपुर, वहाँ के रहने वाले हैं। और हमारे उत्तरांचल प्रांत में जो हमारा कार्य क्षेत्र है, चूँकि हम किसानों के लिए काम करते हैं, तो आपके पास आना जाना भी होता है। लेकिन इनके बारे में एक मैं बहुत ही संक्षेप में 10 सेकेंड में आपको बताना चाहूँगा कि आपका प्रोफेशन तो शिक्षक के रूप में शिक्षा देना है। हिंदी के बड़े अच्छे मूर्धन्य हैं और विदेशों में भी जाते रहते हैं भारतीय संस्कृत और दर्शन का प्रचार प्रसार करने। लेकिन ज्योतिष विज्ञान में भी आपकी बड़ी अच्छी पैठ है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जब अपने देश के वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी
अपने पूरे परिवार के साथ आपके अलावलपुर सुदूरवर्ती लक्सर एक जगह पड़ती है। जब आप लोग कभी वैष्णो देवी जाते हैं या चंडीगढ़ जाते हैं तो रुड़की से पहले लक्सर एक स्टेशन आता है, उसी के पास आपका गांव है। और उस गांव में लक्सर से थोड़ा अंदर पड़ता है, इंटीरियर कह सकते हैं उसको। हालांकि उस जगह से आप निकल के और फिजी और तमाम ऐसे देशों में आपका व्याख्यान हो चुका है। तो वहां पर महामहिम जी गए। क्यों गए? आपके ज्योतिष ज्ञान से प्रभावित हो। अच्छा, ज्योतिष इनका प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि ज्योतिष को विज्ञान के रूप में आपने अध्ययन तो किया है, लेकिन उससे कोई कमाई का जरिया नहीं बनाया है, उससे कोई पैसा नहीं लेते हैं, ऐसे ही उनका अपना एक शौक है। तो मैं बड़ी तारीफ करता हूं महोदय, आप इस हमारे लाइव पेज से जुड़े हुए हैं। मैं क्रीड़ा भारती के अपने साथियों से आग्रह करता हूं कि ऐसे मूर्धन्य लोगों को किसी दिन अपने इस मंच पर लाकर उनका उद्बोधन अवश्य कराना चाहिए। मैं विशेष रूप से आशीष कश्यप जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस बारे में ध्यान दें, और सतीश शास्त्री जी से भी आग्रह है कि वो अपना फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि ये लोग संपर्क करना चाहें तो आपसे मिल सकें। और इसी कड़ी में हमारे IIT रुड़की से शोधार्थी PhD के स्कॉलर हैं, हमारे मित्र हैं लखविंदर सिंह धीमान जी, वो भी हमारी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है लखविंदर जी, बहुत ही अच्छे जानकार हैं कंप्यूटर के और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मूलतः पंजाब के रहने वाले हैं और आप इस चर्चा से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े रहिए, मैं बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं और अच्छा लगा। तो मित्रों, मैं ये कह रहा था कि कोविड-19 की परिस्थितियों में हम अपनी दिनचर्या को कैसे रखें कि हम बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करें, हमारी कोई गतिविधियां कम ना होने पाएँ। हम अपने जीवनचर्या को किस प्रकार रखें ताकि वो मौसम अनुकूल रहे। मित्रों, जहाँ तक मौसम की बात है, हमने शुरू में ही बताया कि अगले 2-3 दिनों का मौसम कैसे रहना जा रहा है, मतलब उसका पूर्वानुमान क्या है, उसकी भविष्यवाणी क्या है। तो आपको बड़ा ताजुब होगा कि ये सब जो भविष्यवाणी होती है, ये सब चाहे ज्योतिष की भविष्यवाणी हो, चाहे मौसम की भविष्यवाणी हो, या हमारे जो पंचांग होते हैं, ये सब गणना पर आधारित होते हैं, कैलकुलेशन पर। पुराने ज़माने में जो हमारी कैलकुलेशन होती थी, वो जो है हाथ से की जाती थी। उसका तरीका क्या होता था? मैनुअल होता था। लेकिन आज गणना जो हो रही है वो कंप्यूटर का युग आ गया है, टेक्नोलॉजी हमारी है, तो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं, और इस तरीके से हम अपने लोगों के लिए, जो देशवासी हैं, हमारे जो किसान हैं, इन लोगों के लिए मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मौसम के बारे में ज़्यादा लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हर आदमी ये जानता है कि मौसम क्या है। मौसम बदलता रहता है, हमारे यहाँ ऋतुएं होती हैं, और हम सबसे सौभाग्यशाली हैं दुनिया में कि हमारे यहाँ कई प्रकार की ऋतुएं होती हैं। हमारे यहाँ मुख्य रूप से जो होता है गर्मी, सर्दी, बरसात, और ये 3 होंगे, और उसमें भी सब डिवाइड करते हैं बाद में। तो इस तरीके से ये जो ऋतुएं होती हैं, ये एक निश्चित समयांतराल के बाद हमारे पास, हमारे बीच में आती हैं ऋतुएं। अब हर आदमी को पता है कि धरती जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, वो अपने 24 घंटे में अपनी दूरी पर घूमती है, और सूर्य के किनारे 365 दिन का समय वो लेती है एक परिभ्रमण करने में। अब जाहिर सी बात है कि धरती गोल है, ये सभी लोग जानते हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कोई नई बात नहीं है। तो अब जब वो चक्कर लगाती रहती है धरती, तो उसका जो भाग सूर्य की तरफ होता है उसको सीधे प्रकाश मिलता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारा प्रकाश है, हमारी धरती पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। हमें जो प्रकाश मिलता है वो सूर्य से मिलता है, और जो ऊर्जा, एनर्जी मिलती है वो भी सूर्य से मिलती है। तो अब धरती गोल होने के नाते बराबर तो हर जगह प्रकाश या ऊर्जा मिल नहीं रही है। जो हमें एनर्जी रिसीव हो रही है सूर्य से, वो उसमें वेरिएशन होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। अब जैसे जो इक्वेटर, जो भूमध्य रेखा है, उसके पास हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, लेकिन भूमध्य रेखा से दूर जो हमारा आर्कटिक सर्किल, एंटार्कटिक सर्किल है, जिसको हम पोल्स बोलते हैं, ध्रुव, उन पे हमें कम मिलती है ऊर्जा, क्योंकि वो वहाँ तिरछी किरणें सूर्य की पड़ती हैं, तो सीधी किरणें ना पड़ने के कारण वहाँ कम ऊर्जा मिलती है। तो इस तरीके से जो हमारा टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा होता रहता है। जहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, सोलर एनर्जी, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जहाँ पर कम होती है वहाँ टेम्परेचर कम होता है। इसके अलावा हम लोगों को ये भी पता है कि जो हमारा वायुमंडल है, इसमें गैसेज हैं। अब उन गैसों का एक अनुपात है, प्रोपोर्शन है, उस प्रोपोर्शन में वो गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। और इसके अलावा सबसे बड़े मात्रा में जो वाटर वेपर, जो जलवाष्प की बूंदें पाई जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2/3 भाग जो धरती का है
उस पर पानी है, सिर्फ 1/3 भाग है जिस पे जीवन है। तो जब पानी पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो उसका वाष्पीकरण होता है। अब वो चाहे जल में, समुद्र में पड़े, चाहे नदियों में पड़े, चाहे जो है हमारे पेड़ों से भी ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो इस तरीके से जो पानी धरती पर आता है वो उड़ता भी रहता है और वो वायुमंडल में उपस्थित रहता है। तो वायुमंडल में जलवाष्प के कण जो विद्यमान रहते हैं वो नीचे की तरफ, जो हमारा वायुमंडल का निचला स्तर है उस पर ज्यादा होते हैं, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी मात्रा कम होती जाती है। तो उन गैसों के कारण और जो जलवाष्प है उसके कारण क्या होता है कि इस पर हमारे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर उस पर डालता है, क्योंकि उसमें भार होता है, पानी में भी भार होता है, गैसों में भी भार होता है, उसमें वॉल्यूम होता है और मास भी होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव होता है। अब वो वायुमंडलीय दबाव जब टेम्परेचर जहां पे ज्यादा होता है वहां पे वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, कम हो जाता है, और जहां पर टेम्परेचर कम होता है वहां वायुमंडलीय दबाव ज्यादा हो जाता है। तो इससे जो टेम्परेचर, इसका प्रेशर का वेरिएशन होता है उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। इसकी वजह से जो हवाएं हैं वो तेजी से कम दबाव के क्षेत्र की तरफ, ज्यादा दबाव से कम दबाव जहां होता है उस तरफ बढ़ती हैं। अब चूंकि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जो नीचे हवाएं गर्म हो जाती हैं तो गर्म चीज ऊपर उठ जाती है, ये सभी लोग जानते हैं। चूंकि हम बहुत सरल भाषा में बात करेंगे, बहुत वैज्ञानिक उसमें नहीं जाएंगे, हमारे साथ तमाम ऐसे युवा जुड़े हुए हैं जिनको हमें सीधे उन तक पहुंचना है। तो मैं एक जरा सा बस खाली बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ, पृष्ठभूमि। इस तरीके से जो मौसमी गतिविधियां हैं वो अपना जन्म लेती हैं। उनका जन्म इस तरीके से होता है कि जो हमने आपको बताया कि वायुमंडलीय दबाव जो है वो अलग अलग होता है, तापमान अलग अलग होते हैं। इन कारणों से जो है हवा का जो संचलन होता है, विंड का मूवमेंट होता है, वो इस प्रकार से होता है। तो अब ये मौसमी गतिविधियां जो होती हैं ये अपना स्थान लेती हैं। जैसे गर्मी आ रही है, अब हम लोग देख रहे हैं गर्मी आ रही है तो सभी कहते हैं कि भाई 14 जनवरी के बाद सूर्य जो है उत्तरायण हो जाएगा। तो उत्तरायण हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य की किरणें सीधी मिलनी हमें शुरू हो जाएंगी। धरती की स्थिति जो है सूर्य के सापेक्ष इस तरीके से हो जाएगी कि उसकी जो सोलर एनर्जी है हमें अधिक से अधिक मिलेगी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे भारतीय जो भारत की परंपरा है, हमारी प्राचीन परंपरा है, उसमें हमें हर चीज हमारे पूर्वज देके गए। हमें अपने पूर्वजों का धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमें हर चीज दे के गए हैं, और ऐसे नहीं दे के गए हैं कि कोई ऐसे उल जुलूल की चीज दे गए हों। उन्होंने क्या किया कि हर चीज पे शोध किया और उस शोध के आधार पर उन्होंने बाकायदा उसको लिपिबद्ध किया। अब जैसे योग की बात होती है, पतंजलि जी ने उसको लिपिबद्ध किया बहुत अच्छे तरीके से। उस पे हर योग पे, हर किस मर्ज के लिए कौन सा योग है, बड़ा इस पे डिस्कशन होता रहता है। स्वामी रामदेव जी ने इस पे बड़ा जागरूकता फैलाई और चैनलों पे आते रहते हैं, बताते रहते हैं कैसे किया जाए, उस पर उनका बड़ा महारत हासिल है। ऐसे ही आयुर्वेद जो है वो बताता है कि हम अपनी आयु को कैसे बढ़ाएं, स्वस्थ दिनचर्या कैसे करें। तो इसके लिए हमें और कहीं नहीं जाना है, हमें अपने आयुर्वेद की तरफ ही लौटना है। और बड़ी खुशी की बात है कि इधर बीते कुछ वर्षों से आयुर्वेद का बड़ा प्रचलन बढ़ा है। मतलब उसके तरीके जो बताए गए हैं आयुर्वेद में, उसके तरीके से लोग रहने के लिए अपने को, बड़ी संख्या में लोगों ने अपने को उस हिसाब से एडजस्ट किया है। ऐसा नहीं है कि ये इसका नहीं करते थे हम लोग अनुपालन, लेकिन उसकी संख्या कम थी। कुछ लोग अपने को बहुत ज़्यादा एडवांस मॉडर्न बनने के चक्कर में उनको ये लगता था कि ये तो बड़े पिछड़ेपन की निशानी है, हमारा जो ग्रंथ है पता नहीं कैसे लिखा गया है, इसमें क्या है। और इसके अलावा भी दो चीज़ें हैं। एक तो हम क्या कहते हैं, जब दूसरों की चीज़ हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, अपनी चीज़ जो है हमें ख़राब लगती है। दूसरी ये होती है कि चूंकि बहुत दिनों तक हमारे ऊपर विदेशी लोगों का शासन रहा तो हम उनके प्रभाव में आ गए। मुझे लगा कि ये मेरे ऊपर शासन कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, तो इस नाते हम उनकी चीज़ों की तरफ आकर्षित हुए। तो इन दो कारणों से हम धीरे धीरे उसकी तरफ से विमुख होते गए। कुछ ही लोग बचे जो उसका अनुपालन कर रहे थे। हालांकि इन महामारी को अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब आ ही गई है तो उससे कुछ अच्छाइयाँ हमें सीखनी चाहिए। जैसे हम अपने प्राचीन योग की तरफ लौट रहे हैं और हम अपनी प्राचीन जो पद्धतियां हैं उनकी तरफ लौट रहे हैं, स्वदेशी की तरफ लौट रहे हैं। पहले हमारे दिमाग में क्या होता था मित्रों, हमारे दिमाग में रहता था कि जो विदेश की यात्रा कर रहे हैं लोग वही सबसे ज्यादा अच्छे लोग हैं।
और जो मतलब विदेश जाते हैं तो उसको प्रतिष्ठा से लोग जोड़ते थे। मैं विदेश, देखिए हमारे साथ मैं थोड़ा सा अपने जो लाइव चैट में हमारे जुड़े हुए हैं इस समय दर्शक लोग, हमारे मित्र लोग, मैं उनका थोड़ा सा उनसे मुखातिब होना चाहूँगा। डॉक्टर राजन चौधरी जी हैं, आप मूलतः झारखंड से जुड़े हुए हैं, अपने उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन इस समय कृषि मौसम वैज्ञानिक हैं और रांची में आप कार्यरत हैं। केंद्रीय संस्थान है वहाँ आप मौसम की सेवाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजन जी, बहुत अच्छी बात है, आप लाइव चर्चा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और इसके अलावा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी इस समय हमारी इस लाइव चर्चा को सुन रहे हैं। महोदय बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कौशल जी, और आपका मार्गदर्शन और स्नेह हम लोगों को बराबर मिलता रहता है। आप उत्तरांचल प्रदेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माननीय अध्यक्ष हैं। महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनीष कुमार सिंह जी हैं, और आप इस समय मूलतः यहाँ अम्बाला में, मुझे लगता है अम्बाला में ही हैं, हाँ, प्राध्यापक हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और वेजिटेबल साइंस के बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक हैं और बहुत मेधावी विद्यार्थी रहे हैं अपने जीवन काल में, और हमारे जूनियर थे, हम लोग साथ में पढ़े थे। और देखिए सतीश शास्त्री जी ने अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध करा दिया है और हमारे साथ अभी भी जुटे हुए हैं। हमारे बड़े भाई मुकेश बनकोटी जी हैं, आप भी चर्चा में हैं। महोदय बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लग रहा है आप साथ में हैं, और हम लोग विद्यार्थी परिषद में साथ में काम करते हैं और आप अध्यापक हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं विद्यार्थियों को। अवध एग्री विजन से उज्जवल श्रीवास्तव जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जी आपकी प्रशंसा के शब्दों के लिए, और आप सुनते रहिए। और डॉक्टर प्रतिभा श्रीवास्तव जी हैं, आप बहुत अच्छी जानकारी और प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आशीष कश्यप जी लाइव चर्चा में हमारे साथ हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके स्वागत के लिए धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं। बड़े भाई डॉक्टर कुलवीर सिंह चौहान जी हैं, मित्र हैं हमारे और अध्यापक हैं और बहुत ही अच्छे लेखक हैं, और आपकी जो चर्चा होती है वो दैनिक जागरण समाचार पत्र पाठकनामे में अक्सर प्रसारित होती है, प्रकाशित होती है, और उसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। मैं डॉक्टर कुलवीर जी का बड़ा ही ज्वलंत विषयों पर वो लिखते हैं और बहुत बेबाकी से अपना विषय रखते हैं। उनके साथ यही एक है कि वो जो जैसा देखते हैं वैसे ही करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अभी अरविंद श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, सरल भाषा में सामयिक जानकारी, और बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब ये आप मेरे बहनोई हैं और इस समय हाई कोर्ट में आप कार्यरत हैं। महोदय बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं आपका चरण स्पर्श करता हूँ, आप सुन रहे हैं। और इसके अलावा डॉक्टर विमल प्रताप पांडे जी हैं, जो आप बायर क्रॉप साइंस में सीनियर रिसर्च ऑफिसर हैं और बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं इस समय। विमल जी का बहुत ही अप्रिशिएबल और कमेंडेबल वर्क है, मैं बहुत बहुत तारीफ करता हूं आपकी, धन्यवाद महोदय। मैं अभी और लोगों तक आऊँगा, अमित जी हैं और कुलवीर जी कह रहे हैं स्पष्ट आवाज़ के साथ। सत्येंद्र पवार जी हैं, आप भी प्राध्यापक हैं और कृषि के सहायक प्राध्यापक हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी, आप जुड़े हुए हैं। इस तरीके से अनुज श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, आप महानगर के संगठन मंत्री हैं विद्यार्थी परिषद लखनऊ महानगर के। अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा से जुड़े रहिए और अच्छा लग रहा है मुझे। मैं और लोगों तक आऊँगा अभी, और मैं थोड़ी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। तो इस तरीके से जो मौसम की बात हो रही थी कि उसको अनुकूल हम अपनी दिनचर्या को कैसे रखें, तो हमने अपने आयुर्वेद और इन सब की बात की। अब हमें इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मौसम परिवर्तित होता है, मौसम में बदलाव आता है, तो क्या वो बीमारियों को लेके आता है या उसके लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, जब मौसम में परिवर्तन होता है, ये तो मौसम परिवर्तन स्वाभाविक है, वो एक निश्चित समय के साथ होता ही है। मैंने आपको बताया सूरज का, इसका पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का घूर्णन जो भी है, रोटेशन और इसका रिवोल्यूशन, तो इसके अलावा वो आना ही आना है, मुझे करना है उसके हिसाब से, मुझे अपने को एडजस्ट करना है, जो हमें अपना समायोजन उसके अनुकूल करना है, क्योंकि वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो प्रतिवर्ष चलती रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसके अनुरूप यदि अपने को नहीं ढालते हैं तो हम संकट में पड़ जाते हैं। अब उसमें हमको करना क्या है, जब मौसम बदलता है तो क्या होता है कि जो पुराना मौसम होता है वो अपने साथ कुछ विकार छोड़ जाता है। तो उन विकार का क्या होता है कि जब परिवर्तित मौसम के साथ हम अपने आप में परिवर्तन नहीं लाते हैं, तो क्या होता है कि वो विकार हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। रोग मौसम लेके नहीं आता है, मौसम की वजह से रोग नहीं होते हैं। जो विकार होते हैं हमारे शरीर में, वो मौसम के अनुकूल होने पर, उन विकारों के लिए जब मौसम की अनुकूलता होती है तो वो रोग को उत्पन्न कर देते हैं। और जब शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है
तो वो हमारे लिए परेशानी का कारण बनता है। अब हम लोगों को करना क्या चाहिए कि जैसे जब मौसम परिवर्तन का समय होता है, जिसे हम ट्रांजिशन फेज कहते हैं, जो संक्रमण काल होता है मौसम का, उस समय हम अपने को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब इसके लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत तरीके बताए गए हैं और बहुत से लोग उसका अनुपालन भी करते हैं। लेकिन कुछ हमारे युवा साथी हमें ये कहने में संकोच नहीं है कि उनको ये लगता है कि ये तो फिजूल की बातें हैं। हालांकि हम क्रीड़ा भारती के पेज पर हैं और इसमें तो उनके लोगों के लिए बताने की आवश्यकता नहीं, वो तो जो खेल से जुड़े हुए लोग हैं वो तो खुद चुस्त फुस्त रहते हैं और सुबह उठना और नियमित दिनचर्या का पालन करना ये तो उनके आदत में होता है। लेकिन जो ऐसे कुछ लोग हैं जो इसको इग्नोर करते हैं, हल्के में लेते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जब आप ट्रांजिशन फेज हो मौसम का, उस समय आप अपने को उसके अनुकूल ढालने का प्रयास करें। अब जैसे अभी कोविड-19 महामारी आई, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। अब इस महामारी में क्या हुआ कि जो कोरोना वायरस है, कोविड वायरस है, अब इस वायरस की वजह से जो फ्लू हो रहा है, अब उस फ्लू का कोई टीका तो उपलब्ध नहीं है, ना उसका कोई इलाज है, क्योंकि नई बीमारी है। तो जब तक उसका टीका बनेगा उसमें समय लगेगा। जैसे कि आपको पता है जो स्पेनिश फ्लू था जिसकी बात की, उसको पूरी तरीके से समाप्त होने में 36 महीने लगे थे। जब वो 1918 में आया, जनवरी 1918 में, और उसका समापन हुआ दिसंबर 1920 में, सॉरी 1819 में और 1820 में। तो उसके 100 साल बाद ये भयानक त्रासदी हमें झेलनी पड़ रही है। तो उसका भी जब इलाज ढूंढा गया तो उसमें समय लग गया, तो इसका भी इलाज जब तक ढूंढा जाए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग नियमित अपनी दिनचर्या को सही रखते हैं, उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रांग होती है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा शरीर हमेशा बाहरी बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ता रहता है। इसके लिए एंटीबॉडीज होते हैं हमारे शरीर में। तो जो एंटीबॉडीज होते हैं वो जो है हमारे जो बाहरी बैक्टीरिया हैं, जो नुकसानदायक बैक्टीरिया हैं, उनसे लड़ते रहते हैं। लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है, जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम कहते हैं, वो कमजोर होने पर वो क्या होता है कि वो हावी हो जाता है, बैक्टीरिया या जो वायरस होता है, और वो उनको हरा के और उस पर शरीर पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो उससे हमें रोग आ जाता है, और जब रोग आ जाता है तो हम उसकी परेशानी में पड़ जाते हैं, हम उसका इलाज ढूंढते हैं। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम अपनी दिनचर्या को ऐसी नियमित रखें कि रोग आने ही ना पाए। अब प्रश्न ये उठता है कि उसके लिए कुछ ऐसे फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं जिनका हमें उपयोग करना चाहिए अपने खान पान में, अपने पहनावे में, अपने उठने के समय में, सोने के समय में, हर समय में परिवर्तन। देखिए, हर चीज चूंकि सबको पता है कि मौसम से प्रभावित होती है। आप सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, सब में मौसम का ध्यान रखते हैं। अब इस समय हम लोग शर्ट पहन रहे हैं, ये भी मौसम की देन है। जाड़े में हम लोग स्वेटर पहनते हैं, वो मौसम की देन है। हम जाड़े में गर्म खाना पसंद करते हैं, मौसम की देन है। गर्मियों में हमें तरल पदार्थ अच्छे लगते हैं, ठंडे पदार्थ अच्छे लगते हैं, जिनमें पानी होता है ज़्यादा, वो अच्छे लगते हैं, ये भी मौसम का प्रभाव है। तो जब मौसम का इतना प्रभाव है तो हम मौसम के अनुकूल अपना आहार विहार, आचार विचार क्यों न रखें। तो उसको रखने के लिए हमें पहले से ही कासस होने की आवश्यकता है। हमें ये चाहिए कि हम पहले से जो है उसके लिए जागरूक रहें। तो इसके लिए जैसे अभी गर्मियों के मौसम में हम अपने उठने के समय का ध्यान दें पहले। चूंकि होता क्या है, जब हम देर से उठते हैं तो शरीर में जो हमारे जो वो हैं, जो निष्प्रयोज्य पदार्थ पड़े होते हैं, जिनका हमें त्याग करना होता है, जो निष्प्रयोज्य होते हैं, वो दूषित होते रहते हैं। जैसे सूरज की किरणें आती हैं, गर्मी बढ़ती है तो वो कुपित हो जाते हैं। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि वात, पित्त और कफ, इन तीनों का प्रॉपर संतुलन होना चाहिए शरीर में। जब तक इन तीनों का संतुलन है, हमारे शरीर में रोग नहीं लगती है। लेकिन जैसे ही इनका कोई इम्बैलेंस होता है, असंतुलन होता है, वैसे ही हमारे शरीर को रोग घेर लेता है। तो जब आप देर तक सोएंगे तो उससे एसिडिटी बढ़ती है, जिसे अम्लता कहते हैं, अम्ल पित्त कहते हैं। इसकी बीमारी बहुत ज़्यादा इस समय होती है। तो वो भी मौसम के कारण, जब हम सुबह उठ जाएंगे 4-5 बजे, गर्मियों में उठ जाएंगे, चूंकि उस समय शीतलता होती है, मौसम में सूरज की किरणें नहीं फैली होती, गर्मी कम होती है, और अपनी दिनचर्या को हम उस समय सही कर लेंगे। सुमित जी नमस्ते बोल रहे हैं, श्रावस्ती से हैं। नमस्कार सुमित जी। अनुराग दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अनुराग जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। इस तरीके से हमारे साथ बहुत नए लोग जो लाइव में हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं, हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। और आपसे अनुरोध है कि आप लोग लाइव चर्चा में साथ में रहें। आपके कमेंट कोई है तो आप उसको जरूर दें, हम उसका कोशिश करें, हम उस पर भी अपनी चर्चा करें। क्योंकि ये चर्चा कहने के लिए तो वन वे है, हम ही बोल सकते हैं, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से इसको हम
परिचर्चा में बदल सकते हैं और हम भी अपनी बात कर सकते हैं। तो हम थोड़े समय और अब आपके साथ जो है मुख्य विषय पर आते हैं कि सुबह उठने की बात हम कर रहे थे। अब आप क्या करते हैं कि हम लोग आलस्य कर जाते हैं, जैसे अपनी योग करने में हमें लगता है कि योग के लिए समय नहीं है। तो दिनचर्या का मतलब हमारा ये होता है कि हम अक्सर उस चीज का अनुपालन करते हैं, लेकिन हो सकता है कभी कभी जो है हम उसका अनुपालन ना कर पाए, क्योंकि कभी ऐसी परिस्थिति, उसको एक्सेप्शनल हम उसको लेते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमें नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का पालन करना चाहिए। तो अब योग के लिए लोग आलस्य कर जाते हैं, उनको ये लगता है कि योग के लिए हमारे पास समय नहीं, ये जरूरी काम। लेकिन हम क्या आपसे पूछते हैं कि आप जब उठते हैं तो आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद में आप ब्रश करते हैं, अपने दांतों को साफ करते हैं, ये दो काम तो कोई नहीं छोड़ता है। तो आप ज्यादा ना सही तो 10-15 मिनट के लिए तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ही सकते हैं, जो भी आपके लिए, उसमें सब ना करें, 1 घंटे की एक्सरसाइज ना करें, तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज के बाद होता है कि इससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है और इम्यूनिटी हमारी इससे स्ट्रांग होती है। और ये नहीं कि जब रोग आ गया तब हमें करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों के कुतर्क भी हो सकते हैं कि जो लोग, बहुत लोग करते हैं उनको हो जाता है, या कुछ लोगों का ये कुतर्क होता है कि उन्होंने, वो बहुत ही शाकाहारी हैं, तंबाकू का सेवन नहीं करते, फिर भी उनको कैंसर हो गया। हमें नकारात्मक चीजों में नहीं पड़ना, हम जो अच्छी चीज है उनको लेना चाहिए। अभी रामायण का सीरियल सबके घर में चल रहा है, इस समय प्रसारण हो रहा है टीवी पर। आपने देखा होगा जब दीक्षोपदेश दे रहे थे विश्वामित्र जी, तो उन्होंने अपने शिष्यों से क्या कहा, यही कहा कि जो गुरु की अच्छी बातें हैं उनको आप यहाँ से लेके जाइए, उनके लिए, उनको उनके अनुसार समाज जीवन में उनका उपयोग करिए और काम करिए। लेकिन जो हमारी गलत चीजें हैं, जो कुछ चीजें ऐसी हों जो अच्छी ना हो, उनको यहीं पे छोड़ जाइएगा। कहने का मतलब जो पॉजिटिव चीज है उसे हमें लेना है। ये नहीं कि किसी के कैंसर हो गया और वो जो है बिल्कुल सात्विक रहता था, योग भी करता था, सब कुछ करता था, फिर भी हम उसका उदाहरण दे रहे हैं कि हम क्यों करें। ऐसा नहीं है, ये रिसर्च पर आधारित है, हमारा आयुर्वेद जो है रिसर्च पर आधारित है। तो इसलिए हमें उसको अनुपालन में लाना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात ये होती है कि जब हम अपना खान पान जो है अब मौसम के हिसाब से नहीं चेंज करेंगे, हमें पता चला कि जाड़े में हम गर्म चीज लेते थे, अब गर्मी आ गई तो हमें उसके हिसाब से, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, तरबूज है, खरबूज है, अब ये क्या होता है, ये हाइड्रेट्स हमें अवेलेबल कराते हैं। अब आप पूछे हाइड्रेट्स क्या है, मैं बहुत साइंस में नहीं जाना चाहता हूं, और मैं पंडित आदित्य शाहबादी जी हैं, आपका नमस्कार, आप नमस्कार कर रहे हैं आदित्य जी, बढ़िया है, आप लाइव से जुड़े रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो आपके कुछ प्रश्न हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि उसका भी जवाब दें। तो कहने का मतलब जो हाइड्रेट्स होते हैं, हाइड्रेट्स का मतलब जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूजा हो गया, ये देखने में तो सॉलिड दिखते हैं हमें, लेकिन ये पानी की जो मात्रा होती है उसको हमें पूरा करते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। अब आप कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? देखिए, हमेशा हर चीज अच्छी नहीं होती है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय क्या हुआ कि उस समय अमृत भी निकला था, उसके साथ विष भी निकला था। जब अच्छी चीज मिलती है, तमाम हीरे जवाहरात और चीजें निकली, रत्न, लेकिन उसके साथ विष भी निकला। तो जब अच्छी बात होती तो वहां कुछ ना कुछ खराब चीजें आती हैं। तो जब हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारे शरीर में जब मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस शुरू होती है, जो भी ये चयापचय जिसे कहते हैं, जो हमारे पाचन की प्रक्रिया है, तो उसमें जो है कुछ हमारे ऐसे पदार्थ आ जाते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, मतलब जिनकी जरूरत शरीर को नहीं होती है, लेकिन वो अब उसका एक नेचुरल प्रोसेस है, वो आ ही जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो शरीर में अगर पैदा रहेंगे हमारे शरीर के अंदर तो विकार पैदा करेंगे। अब विकार की वजह से हमें बीमारियां होंगी। तो जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसका वो कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, उसको उदासीन कर देते हैं, मतलब उसके जो असर है, उसका टॉक्सिसिटी है, उसको खत्म कर देते हैं। इस प्रकार से तो इन पदार्थों का हमें सेवन करना चाहिए। तो अब इन पदार्थों के सेवन में, जैसे अभी कोविड के लिए जो आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी जारी हुई है, उसमें ये बताया गया है, जैसे हमारे साथ ओम प्रकाश यादव जी हैं, आपका हमें जो है एप्रिसिएशन मिल रहा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं ओम प्रकाश जी। तो लाइव चर्चा में आपका स्वागत है। तो इस तरीके से मैं ये बता रहा था कि उस एडवाइजरी में बताया गया कि हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, उसमें पालक की बात की गई। अब पालक के साथ ये है खासियत कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत होता है और बहुत सरल होती है, गांव में हमारे पैदा होती है, बाजार में अक्सर आपको मिल जाती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम
पालक का यूज कर सकते हैं। आ गया कि हल्दी की बात, जो उन्होंने एडवाइजरी जारी की उसमें ये बताया गया कि आप सुबह उठिए तो 1 चम्मच च्यवनप्राश खाइए, 10 ग्राम कम से कम। अब च्यवनप्राश भी बहुत ही फायदेमंद, जिनको शुगर है वो थोड़ा अवॉइड करेंगे कि बिना चीनी वाला च्यवनप्राश उनको लेना चाहिए, वो थोड़ा उनको एहतियात बरतना चाहिए। दूसरा बताया गया कि गोल्डन मिल्क। अब गोल्डन मिल्क आपको क्या है, 150 ml मिल्क आपने ले लिया दूध, और उसमें आपने आधा चम्मच हल्दी मिला लिया, और गर्म गुनगुना बढ़िया दूध है उसके साथ हल्दी के साथ आप पी गए, सुबह शाम ले सकते हैं। अब ये कुछ लोग तो कोविड के चक्कर में करेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो क्या करते हैं कि इसको हमेशा लेते हैं, ये जाड़े में अपना सुबह शाम इसको लेते हैं। वो ऐसा नहीं कि आज बीमारी आ गई तब ले रहे हैं, तो उनकी इम्यूनिटी जो है पहले से बढ़ी रहती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से बढ़ी रहती है, उनकी एंटीबॉडीज जो होती हैं वो बैक्टीरिया से वायरस से लड़ने में सक्षम होती हैं। और दूसरा तरीका क्या बताया कि एक च्यवनप्राश लीजिए, दूसरा आप गोल्डन मिल्क लीजिए, विटामिन सी की मात्रा ज्यादा है ऐसे फल लीजिए जो खट्टे, नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, आंवले को मुरब्बे के रूप में ले सकते हैं आप, उसकी कैंडी है, जेली है, जेम है, अचार है, किसी भी तरीके से आप लीजिए तो वो आपके लिए फायदा करता है। तो वो क्या है, विटामिन सी की वजह से एक तो त्वचा के लिए वो फायदा करता है, त्वचा को प्रॉपर नमी देता है, और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो मैं बता रहा था कि टॉक्सिसिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम आता है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि आप जो है काढ़ा लीजिए। अब काढ़े में जैसे तुलसी ले लीजिए, उसमें थोड़ा दालचीनी मिला लीजिए, उसमें सूखी अदरक जिसको सौंठ लोग कहते हैं वो मिला लीजिए, और इस तरीके से उसको जो है आप काढ़ा पीजिए। उसको आप ग्रीन टी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो दूध वाली चाय होती है गर्मियों में नुकसान करती है, इससे हमें जो होता है वो गैस बनती है, एसिडिटी बनाता है, अम्ल पित्त की मात्रा को बढ़ाता है। तो इस तरीके से आप उस काढ़ा को ले सकते हैं, उसको आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं, आप थोड़ा मॉडर्न साइंस में उसको ग्रीन टी कह सकते हैं। तो उस ग्रीन टी को ले सकते हैं, उसमें चाहें तो थोड़ा सा आप ग्रीन टी मिला सकते हैं, जो शुद्ध पत्ती होती है कि बिना प्रोसेस्ड, जो बागान से आके सीधे आपको मिलती है। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को अपने साथ अपने उसमें आहार में, दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा संतरा हो गया, हल्दी हो गई, का पालक हो गई, है ना, इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। ये आप मौसम के अनुकूल इनका परिवर्तन कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखते हैं कि इन चीज़ों को, अच्छा चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक आपको कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक महिला जो है अपने बच्चे के साथ एक गांधी जी के पास गई, क्योंकि गांधी जी की बात बच्चे बहुत मानते, उसमें बड़ा पॉपुलर थे गांधी जी, तो उस समय की है, तो बच्चे के साथ गई और उसने गांधी जी से शिकायत किया कि गांधी जी ये मेरा बच्चा जो है गुड़ बहुत खाता है, और ये जो गुड़ खाता है इससे इसके दांत खराब हो जाएंगे, और कहने पे मानता नहीं, तो इसको आप थोड़ा समझा दीजिए, आपकी बात लोग मानते हैं तो बच्चा मान जाएगा। गांधी जी ने उससे कहा कि आप 1 सप्ताह बाद आइएगा। तो महिला चली वापस, और वो पुनः 1 सप्ताह के बाद गांधी जी के पास महिला, और उसने कहा कि अब आप कह दीजिए और इसको थोड़ा सा डांट दीजिए, समझा दीजिए, ताकि ये गुड़ खा छोड़ दे। गांधी जी ने उससे कहा कि दूसरे सप्ताह आप आइएगा, तब मैं बताऊंगा। देखिए डॉक्टर गुलाब सिंह जी भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं हमारे। डॉक्टर गुलाब सिंह जी केंद्रीय, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में कृषि मौसम वैज्ञानिक हैं, और आप वहाँ पर किसानों के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी चर्चा में जुड़ने के लिए, और आप बड़े रहते हैं। तो इस तरीके से वो 2 सप्ताह, फिर तीसरे सप्ताह, और वो इरिटेट हो गई। उसने सोचा गांधी जी क्यों दौड़ा रहे हैं। चौथे सप्ताह जब वो महिला गई, तब गांधी जी ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया, प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, और उन्होंने कहा कि देखिए गुड़ खाना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि गुड़ जो है वो बहुत नुकसान करता है, और ये दांतों के लिए ठीक नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा खाता था गुड़, खाना छोड़ देने का मतलब कि कम कर दे, उसका मतलब था उनका। महिला गुस्से से बोली गांधी जी से कि ये बात जब मैं पहले दिन आई तभी आप बता सकते थे, आपके लिए 4 सप्ताह का समय क्यों ले लिया। तब गांधी कहा कि देखिए जो चीज हम खुद नहीं करते उसे दूसरों को बताने से पहले मुझे खुद उसका अनुपालन करना चाहिए। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि जब भी हम कोई चर्चा किसी के साथ करें तो हमें उसको पहले अपने जीवन में उसका अनुपालन करना चाहिए। क्या हम नियमित योग करते हैं, क्या हम मौसम के अनुकूल अपने आचार विचार आहार विहार में परिवर्तन लाते हैं कि नहीं लाते हैं, क्या हम आयुर्वेद का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। तभी हम, क्योंकि हम आपके साथ लाइव चर्चा में ज्ञान तो बहुत देते हैं, लेकिन हम खुद क्या करते हैं ये विषय है। अब
हमारी चर्चा सुनने के बाद कितने लोग इसका अनुपालन करेंगे ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुनना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका पालन करना। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो हम देख पा रहे हैं कि हमारे साथ लाइव में जितने लोग जुड़े हुए हैं, इसमें से अधिकांश लोग इस तरीके की दिनचर्या का पालन करते हैं। इसमें कई लोग तो मौसम वैज्ञानिक हैं, तो इस को तो बेहतर जानकारी है, और बहुत से ऐसे लोग कॉन्शियस हैं जो अपना दिनचर्या इस हिसाब से रखते हैं खुद अध्ययन करके। तो हम ये समझते हैं कि अगर हम अपनी दिनचर्या को मौसम के अनुकूल रखेंगे तो हमें नहीं लगता है कि हम किसी भी रोग से हमें भयाक्रांत होने की आवश्यकता होगी। और अब चूंकि चर्चा हमारी करीब 40 मिनट चल चुकी है और हम अपने अंतिम उस पे हैं, हम बस 2-3-4 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हमारे साथ चर्चा में जो जुड़े हुए हमारे बंधु हैं, हमारे मित्र हैं, अगर उनका कोई प्रश्न है जो हमसे जानने हैं तो उनका स्वागत है। तो इसलिए जो है मैं ये बता रहा था कि इसके अलावा हमें जो है अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करना ही करना चाहिए। और कोविड के संबंध में हम लोग जो मौसम वैज्ञानिक होने के नाते किसान भाइयों को भी समय समय पर परामर्श दे रहे हैं। जो हम अपनी एडवाइजरी जारी करते हैं मौसम के लिए, उसमें भी हम उनको बता रहे हैं कि उसका अनुपालन करें, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि इसका अभी कोई इलाज नहीं है, इसका बचाव ही इलाज है और इससे हमें बच के रहना चाहिए। जब हमने आप चर्चा की शुरुआत की तो हमने बताया कि कैसे उस समय H1N1 जो स्पेनिश फ्लू था, उससे कैसे 10 से 20 मिलियन लोग इंडिया में खाली मारे गए थे उस महामारी के कारण। पूरी दुनिया में 50 से 100 मिलियन लोग, आप अंदाजा लगाइए, 1 मिलियन में 10 लाख, मतलब 1 से 2 करोड़ इंडिया में मृत्यु हुई थी। आप जरा कल्पना कीजिए, सिहर उठता है एक बार। तो उस समय जो है लोगों ने लापरवाही की, उस समय उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज हम लोग जागरूक हैं, हम उसका अनुपालन कर रहे हैं, लॉकडाउन के तहत अपने घरों में हैं, किसी को कहना नहीं पड़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में आने के पहले मैं देख रहा था कि जो हमारी HRD मिनिस्ट्री है उसका एक पत्र आया था, उसका जवाब मैं तैयार कर रहा था, तो उसमें भी ये सब चीज़ें देखिए उसमें मांगी गई हैं कि भाई देखिए कि हमारे ग्रामीण जो है उसका कितना अनुपालन कर रहे हैं, उनको क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं। तो हम लोग किसानों से सीधे बात भी करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं या जो सरपंच हैं, प्रधान हैं, इनके जरिए हम लोग फीडबैक लेते हैं गाँव का कि क्या जो है वहाँ पे स्थितियाँ हैं। तो इस नाते जो है हम लोग बराबर संपर्क में इस तरीके से हैं कि उनको कासस किया जाए, जागरूक किया जाए, अवेयर किया जाए और उनको सेंसिटाइज किया जाए कि भाई यही एक इसका तरीका है कि हम लोग लॉकडाउन के पीरियड में अपने घरों में रहें और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दिनचर्या का इस तरीके से पालन करें कि हमारा इम्यून सिस्टम बढ़े। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अभी किसी की और कोई समस्या तो नहीं लग रही है, क्योंकि प्रश्न ज़्यादातर लोगों के तारीफ के ही आए हैं और किसी ने कुछ ज़्यादा पूछा नहीं। मुझे लग रहा है सभी लोग अनुपालन कर ही रहे हैं और सब पढ़े लिखे हमारे साथी है, युवा हैं। तो इसलिए मैं अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्रीड़ा भारती का धन्यवाद करता हूँ, हमारे जितने भी लाइव चर्चा से जुड़े हुए लोग थे, विशेष रूप से आशीष कश्यप जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप इस चर्चा में जुड़े, और जो हमारे वरिष्ठ लोग जुड़े उनका भी धन्यवाद है। और आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप इसका अनुपालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका अनुपालन करें। जय हिंद, जय भारत।